कहानी की शुरुआत में हम मॉरिस नाम के एक बहुत ही चालाक चोर को देखते हैं। पुलिस ने उसे बैंक रॉबरी के मामले में पकड़ा है और उसे पूरी जिंदगी के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल एल्काट्राज भेज दिया गया है। एल्काट्राज एक ऐसी जेल थी जिसे समुद्र के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बनाया गया था। मतलब अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाए तब भी वह भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसके सामने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट एक अनंत समुद्र था। इसी कारण इस जेल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता था। यहाँ केवल दुनिया के सबसे बदनाम अपराधियों को रखा जाता था, लेकिन बहुत जल्द इस जेल का मशहूर नाम और सम्मान मिट्टी में मिलने वाला था, क्योंकि अब इस जेल में फ्रैंक मॉरिस नाम का एक चालाक चोर आ चुका था। वह इससे पहले भी कई बार जेल तोड़कर भाग चुका था, लेकिन इस बार मॉरिस थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि यह जेल बहुत ज्यादा सुरक्षित थी। फिर भी मॉरिस की पूरी जिंदगी यहाँ बिताने की कोई इच्छा नहीं थी। वह जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागना चाहता था। जेल में आते ही मॉरिस भागने की योजना बनाना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसके सिर से लेकर पैर तक जांच की जाती है। इसके बाद उसे उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। एक गार्ड उसे कहता है, वेलकम टू एल्काट्राज, यहाँ से तुम भाग नहीं सकते। इसके बाद से असली कहानी शुरू होती है। कुछ देर बाद अचानक 1 घंटी बजते ही जेल के सभी सेल्स के दरवाजे खुल जाते हैं। ऑफिसर्स सभी कैदियों को बाहर निकालते हैं। इस जेल का डिसिप्लिन बहुत कठोर था। कैदियों को हर दिन जेल साफ करने के बाद समय पर अपने सेल में लौटने का नियम मानना पड़ता था। सभी कैदियों को एक जैसी यूनिफॉर्म पहननी पड़ती थी। सभी लोग एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर लाइन में खड़े होकर ब्रेकफास्ट करने आते हैं। मॉरिस की टेबल पर लिटमस नाम का एक कैदी बैठा था। मॉरिस उससे कहता है, मुझे कांटा चम्मच नहीं दिया गया, अब मैं नूडल्स कैसे खाऊंगा। लिटमस उससे कहता है, यह तुम्हारा घर नहीं है, जो मिला है उसे चुपचाप खा लो, वरना गार्ड्स तुम्हें पीटना शुरू कर देंगे। इसी समय वुल्फ नाम का जेल का एक खतरनाक कैदी मॉरिस को परेशान करना शुरू कर देता है। सभी लोग वुल्फ से परेशान थे, क्योंकि वह जेल के अंदर अपनी मनमानी और दबंगई चलाता था। उसके खिलाफ बलात्कार के बहुत सारे मामले भी थे। इस जेल में उन्हीं की तरह कई खतरनाक कैदियों को रखा गया था। यहाँ लिटमस मॉरिस से थोड़ा खाना मांगता है, लेकिन मॉरिस उसे अपनी पूरी प्लेट ही दे देता है। तभी मॉरिस टेबल के नीचे से देखता है कि लिटमस खाना खुद नहीं खा रहा है, बल्कि वह अपने पालतू चूहे को खाना खिला रहा है। रात हो जाती है। एक गार्ड मॉरिस को वार्डन के पास लेकर जाता है। वार्डन उससे कहता है, मैं जानता हूं कि तुम बहुत बुद्धिमान और चालाक हो, लेकिन तुम्हारी चालाकी यहाँ काम नहीं करेगी। तुम्हारी तरह कई चालाक अपराधी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ से भाग नहीं पाया। यहाँ कैदियों के लिए बहुत कठोर नियम है। 2 महीने में केवल एक बार कैदियों के अपने लोग उनसे मिलने आ सकते हैं, वह भी तभी जब मेरा मूड अच्छा हो। इस जेल का वार्डन बहुत ही कठोर आदमी था। वह छोटी सी गलती पर भी बहुत कठिन सजा देता था। वह मॉरिस को साफ साफ बता देता है कि वह यहाँ से भागने के बारे में सोचने की भी कोशिश न करे, वरना उसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र की शार्क मछलियों को खिला दिया जाएगा। ये सब सुनकर मॉरिस केवल इतना जवाब देता है, नहीं सर, आपके रहते हुए कोई भागने का सपना कैसे देख सकता है। लेकिन असल में मॉरिस पहले दिन से ही भागने की योजना बनाना शुरू कर चुका था। उसी समय मौका देखकर वह वार्डन की टेबल से एक छोटा नेल कटर चुरा लेता है। वह छोटा जरूर था, लेकिन मॉरिस जानता था कि एल्काट्राज जैसी जेल से भागने में यह एक दिन बहुत काम आएगा। अपने सेल में लौटने के बाद वह नेल कटर को बाइबल के अंदर छिपा देता है। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ नाम का वही कैदी उसे दोबारा परेशान करता है, लेकिन इस बार मॉरिस उसे नहीं छोड़ता। वह वुल्फ को पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटता है। इसके बाद से जेल के बाकी सभी कैदी मॉरिस से डरने लगते हैं। कुछ दिनों बाद मॉरिस को लाइब्रेरी में काम दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक कैदी से होती है। इंग्लिश जेल का एक सीनियर कैदी था। उसे 2 लोगों की हत्या के कारण उम्र कैद की सजा मिली थी। वह जेल के हर कोने को अच्छी तरह पहचानता था। सुबह मॉरिस और वुल्फ के बीच हुई लड़ाई की खबर भी उसे पता थी। वह मॉरिस को आज के काम के लिए कुछ किताबें देता है। मॉरिस को वे सभी किताबें कैदियों के सेल्स में पहुंचानी थीं। काम खत्म होने के बाद मॉरिस जेल के एक खुले ग्राउंड में जाता है। वहां मॉरिस की मुलाकात डग नाम के एक आर्टिस्ट से होती है। डग एक शांत और बहुत अच्छा इंसान था। वह कई सालों से यहाँ कैद था। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। डग उससे कहता है, एल्काट्राज जैसी जेल में कोई भी पागल हो सकता है, लेकिन पेंटिंग करने के मेरे शौक ने मुझे अभी तक ठीक रखा है। मॉरिस देखता है कि डग अपनी खुद की तस्वीर बना रहा है। वह उससे पूछता है, तुमने तस्वीर में फूल क्यों बनाया है? तुम्हारी शर्ट पर तो कोई फूल नहीं है। डग जवाब देता है, ये मेरे मन की खुशी है। वह खुशी केवल तस्वीर में है, मेरे मन के अंदर नहीं है। इसके बाद मॉरिस वहीं इंग्लिश को बैठा हुआ देखता है। जब मॉरिस उसके पास जाने लगता है तो इंग्लिश के आदमी पहले उसे रोकते हैं, लेकिन इंग्लिश इशारे से उन्हें मॉरिस को आने देने के लिए कहता है। मॉरिस सीधे अपने मन की बात इंग्लिश को बता देता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह यहाँ से भागने में उसकी मदद करेगा। उसकी बात सुनकर इंग्लिश हंसता है और कहता है, यह केवल एक जेल नहीं है, तुम इसे हमारी कब्र कह सकते हो। यहाँ से बाहर निकलने के लिए पहले हमें मरना पड़ेगा। मान लो तुम इन बड़ी बड़ी दीवारों को पार कर लेते हो,
गार्ड से बचकर जेल से बाहर भी निकल जाते हो, लेकिन आखिर में यह विशाल समुद्र तुम्हें रोक देगा। पानी में खतरनाक शार्क्स मौजूद हैं, इसलिए अपना समय बर्बाद मत करो, अपनी सजा पूरी करो, कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे। लेकिन मॉरिस अपने फैसले पर अटल था। किसी भी तरह वह इस जेल से भागना चाहता था। उसी रात एक ऑफिसर उसे बताता है कि कल से उसे कारपेंट्री का काम करना होगा। इस काम के लिए उसे हर घंटे 50 सेंट दिए जाएंगे। मॉरिस तुरंत तैयार हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि वहां से उसे कोई ऐसी चीज मिल सकती है जो जेल से भागने में उसकी मदद कर सके। अगले दिन मॉरिस लिटमस से पूछता है, क्या यहाँ से भागने का कोई रास्ता है? लिटमस हंसकर कहता है, हर सेल में एक एयर वेंट है, उस रास्ते से छत तक पहुंचना संभव है। तभी डग मॉरिस से कहता है, वुल्फ तुम्हारी तरफ आ रहा है। वुल्फ चाकू से मॉरिस पर हमला करता है। मॉरिस अपना कोट उतारकर हाथ पर लपेटता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें रोकने के लिए आता है। वुल्फ उस गार्ड को भी चाकू मार देता है। इसके बाद वॉच टावर पर खड़ा एक गार्ड गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर दोनों रुक जाते हैं। मॉरिस पहली बार देखता है कि वॉच टावर पर एक गार्ड मौजूद है। गार्ड्स मॉरिस और वुल्फ को पकड़कर डी ब्लॉक में लेकर जाते हैं। वह एक अंधेरा सेल था। वहां कैदियों को भयानक टॉर्चर दिया जाता था। कोई भी कैदी डी ब्लॉक में नहीं जाना चाहता था। जाने से पहले वुल्फ मॉरिस को धमकी देता है कि उसकी मौत केवल उसके हाथों होगी। उसी रात मॉरिस को बहुत ज्यादा टॉर्चर दिया जाता है। 2 हफ्तों तक उस सेल में बंद रखने के बाद मॉरिस को सामान्य सेल में वापस लाया जाता है। लौटने के बाद उसे लिटमस के पालतू चूहे के जरिए भेजा गया एक नोट मिलता है। उसमें लिखा था, वेलकम बैक मॉरिस। कुछ दिनों बाद उसके सेल के पास चार्ली नाम का एक नया कैदी आता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। मॉरिस उसे अपने बाकी दोस्तों से मिलवाता है। इसी बीच एक दिन वार्डन अचानक हर सेल की जांच शुरू कर देता है। वह डग के सेल में जाकर उसकी बनाई हुई तस्वीरें देखता है। उन तस्वीरों में वार्डन की अपनी तस्वीर भी थी। अपनी तस्वीर देखकर वार्डन बहुत खुश होता है, लेकिन अगले दिन वह डग के सेल से सभी तस्वीरें हटाने का आदेश दे देता है। इस घटना से डग अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि पेंटिंग ही उसके जिंदा रहने का एकमात्र कारण थी। मॉरिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे केवल उसकी पेंटिंग्स थीं। वह दोबारा और पेंटिंग्स बना सकता है, इसलिए उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन डग का मन पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन कारपेंट्री के काम पर जाने से पहले मॉरिस एक गार्ड से डग पर नजर रखने के लिए कहता है। वह कहता है कि कहीं डग खुद को नुकसान न पहुंचा ले, लेकिन गार्ड उसे अपना काम करने के लिए कहता है। वह मॉरिस की बात को कोई खास महत्व नहीं देता। काम के दौरान डग मॉरिस की पॉकेट में चुपके से एक चीज डाल देता है। इसके बाद वह अचानक एक कुल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट देता है। वह चिल्लाकर कहता है, जिन उंगलियों से मैं पेंटिंग नहीं कर सकता, मुझे उन उंगलियों की कोई जरूरत नहीं है। गार्ड्स उसे वहां से लेकर जाते हैं। मॉरिस देखता है कि डग ने उसके कोट की पॉकेट में वही फूल रखा था, वही फूल जिसे उसने अपनी तस्वीर में बनाया था। शायद वह कहना चाहता था कि उसकी खुशी और आनंद उससे छीन लिया गया है। मॉरिस बहुत गुस्सा हो जाता है। वह कटी हुई उंगलियों को एक बॉक्स के अंदर डालकर गार्ड को देता है। वह गार्ड से कहता है, इसे वार्डन को दे देना। डग की हालत देखकर शायद वह खुश हो जाएगा। अगले दिन मॉरिस अपने सेल में बैठा हुआ था। वह देखता है कि एक तिलचट्टा एयरवेंट के अंदर जा रहा है। उसे अंदाजा होता है कि शायद यह बाहर निकलने का एक रास्ता हो सकता है। तभी इंग्लिश आकर उसे बताता है कि डग की मौत हो गई है। डग ने अपनी उंगलियां इसीलिए काटी थीं क्योंकि उससे पेंटिंग करने की अनुमति छीन ली गई थी। ये सुनकर मॉरिस बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन डाइनिंग हॉल में वार्डन मॉरिस से पूछता है कि वह डग का इतना समर्थन क्यों कर रहा है। मॉरिस उसकी बात को टाल देता है। वह कोई जवाब नहीं देता। वहीं उसकी मुलाकात 2 भाइयों से होती है। उनके नाम जॉन और क्लैरेंस थे। असल में वे दोनों पहले मॉरिस के गैंग में थे। इससे पहले वे किसी दूसरी जेल में कैद थे। अब तीनों एक साथ भागने की योजना बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ चार्ली की पत्नी उससे मिलने आती है। वह उसे बताती है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, वह केवल कुछ महीने और जिंदा रहेगी। ये सुनकर चार्ली बहुत दुखी हो जाता है। इसी कारण चार्ली भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वह मॉरिस से कहता है कि अगर वह यहाँ से भागने की कोई योजना बनाए तो उसे भी अपनी टीम में शामिल कर ले। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस और चार्ली यहाँ से भागने की मीटिंग शुरू करते हैं। मॉरिस उन्हें बताता है कि हर सेल का एयर वेंट ऊपर छत तक जाता है। जेल समुद्र के नमकीन पानी के बीच मौजूद थी। इसी कारण उसकी दीवारें काफी कमजोर हो चुकी थीं। उसके पास वार्डन के कमरे से चुराया गया नेल कटर था। उस नेल कटर से वह धीरे धीरे दीवार खोदना शुरू कर चुका था। इस तरह एक छोटा टनल बनाकर अगर वह किसी तरह छत तक पहुंच जाए तो यहाँ से भागने की योजना बनाई जा सकती थी। जॉन पूछता है, अगर रात को गार्ड्स ने देखा कि तुम सेल में नहीं हो तो क्या होगा? क्लैरेंस बताता है कि इस जेल में उसका एक जान पहचान का नाई है। वह सभी कैदियों के बाल काटता है। उससे नकली बाल लेकर वे एक डमी बनाएंगे। डमी को बिस्तर पर लिटा दिया जाएगा। उसे देखकर गार्ड सोचेंगे कि वे सो रहे हैं, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। वे समुद्र कैसे पार करेंगे? मॉरिस कहता है, जॉन, तुम क्लोथिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो।
वहां ऑफिसर्स के लिए रेनकोट्स रखे जाते हैं। तुम उन रेनकोट्स को चुरा कर ले आओ, हम उनसे रबर की नाव और लाइफ जैकेट्स बनाएंगे। उन्हीं की मदद से हम समुद्र पार करेंगे। चार्ली कहता है, मुझे भी कोई काम दो। मॉरिस उससे कहता है, जब मैं वेंटिलेशन की दीवार तोड़ना शुरू करूंगा तब तुम पहरा देना, कोई भी हमें देख ना पाए। मॉरिस की योजना सभी को बहुत अच्छी लगती है। उसी रात से वे काम शुरू कर देते हैं। लेकिन नेल कटर बहुत छोटा था, इसलिए मॉरिस को गड्ढा खोदने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके हाथ पर भी चोट लगती है, लेकिन धीरे धीरे गड्ढा बड़ा होने लगता है। अगले दिन खाने की टेबल पर वह अपने दोस्तों से कहता है कि गड्ढा बनाने के लिए उसे किसी बड़ी चीज की जरूरत है। नेल कटर से दीवार खोदना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी मॉरिस अपने हाथ में मौजूद चम्मच की तरफ देखता है। उसे एक आइडिया आता है। वह जानबूझकर चम्मच को अपने जूते पर रगड़कर गंदा कर देता है। इसके बाद मॉरिस गार्ड्स को बुलाकर कहता है, ये चम्मच गंदा हो गया है, मुझे दूसरा चम्मच दे दो। बाकी लोग भी गार्ड्स से अपने चम्मच बदलने की मांग करते हैं। गार्ड को किसी तरह का शक नहीं होता, वह तुरंत उन्हें चम्मच बदलने की अनुमति दे देता है। इसके बाद मॉरिस सीधे उस टेबल की तरफ जाता है। वहां एक और सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। जॉन उस गार्ड को बातों में उलझा कर रखता है। मौका देखकर मॉरिस 2 चम्मच उठा लेता है। वह एक चम्मच अपनी पॉकेट में छिपा लेता है। इसके बाद वह सीधे अपने सेल में लौट आता है। रात को इंग्लिश उसे किताब देने आता है। मॉरिस उससे पूछता है, क्या यहाँ वेल्डिंग करने का कोई सामान मिल सकता है? इंग्लिश समझ जाता है कि मॉरिस के दिमाग पर अभी भी जेल से भागने का जुनून सवार है। वह कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हारी कोशिश बेकार जाएगी, तुम पकड़े जाओगे, शायद तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। इतने सालों में मैंने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह असंभव है। लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता। कोशिश करो, शायद तुम मौत तक पहुंच जाओगे। लेकिन मॉरिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन मॉरिस लिटमस से माचिस मांगता है। वह कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं हर दिन अपने हिस्से का खाना तुम्हारे चूहे को दे दूंगा। लिटमस खुशी से तैयार हो जाता है, क्योंकि वह अपने पालतू चूहे से बहुत प्यार करता था। उसी रात लिटमस मॉरिस को माचिस दे देता है। इसके बाद मॉरिस नेल कटर का एक हैंडल खोल देता है। वह उससे एक छोटा और धारदार हथियार बनाना चाहता था। वह चम्मच को तोड़कर नेल कटर के हैंडल के साथ जोड़ता है। इसके बाद माचिस जलाकर दोनों चीजों को वेल्ड कर देता है। इस तरह वह एक धारदार हथियार बना लेता है। इसके बाद वह वेंट के चारों तरफ अच्छी तरह खुदाई शुरू कर देता है। चार्ली पहरा देता है। अगर कोई गार्ड उनकी तरफ आता तो चार्ली तुरंत सीटी बजाकर मॉरिस को इशारा देता। इस तरह एक दूसरे को पहरा देते हुए सभी लोग अपने अपने वेंट्स को खोदना शुरू करते हैं। लेकिन पहरा देते देते एक समय चार्ली सो जाता है। ठीक उसी समय एक गार्ड वहां आ जाता है। लेकिन अच्छी किस्मत से इंग्लिश समय पर उस गार्ड का ध्यान दूसरी तरफ कर देता है। इंग्लिश और गार्ड की बातचीत सुनकर चार्ली की नींद खुल जाती है। लेकिन गार्ड के मौजूद रहने के कारण वह डर से सीटी नहीं बजा पाता, इसीलिए वह एक चीज नीचे गिरा देता है। मॉरिस उस आवाज को इशारे के रूप में समझ जाता है। वह तुरंत वेंट को ढककर बिस्तर पर लेट जाता है। गार्ड उससे पूछता है, यहाँ किसी चीज के जलने की गंध क्यों आ रही है? मॉरिस जवाब देता है, सर, आपके सामने कोई स्मोकिंग कैसे कर सकता है? ऐसी हिम्मत किसके अंदर हो सकती है? मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। गार्ड उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है। वह सोचता है कि कम से कम एक कैदी तो उससे डरता है। गार्ड के जाते ही मॉरिस वेंट के चारों तरफ की दीवार खोद देता है। लेकिन वह देखता है कि वेंट की ग्रिल में स्क्रूज लगे हुए हैं। उन्हें काटने के लिए किसी धारदार चीज की जरूरत थी। वह चीज केवल कारपेंट्री वाले कमरे में मिल सकती थी। हर दिन काम पर जाते समय मॉरिस दीवार से निकले सीमेंट को धीरे धीरे बाहर फेंक देता था। इससे गार्ड्स को उन पर शक नहीं होता। अगले दिन काम करते समय वह मेटल का एक टुकड़ा उठा लेता है। वह चाकू की तरह धारदार था। लेकिन चार्ली उससे पूछता है, तुम इसे मेटल डिटेक्टर से बाहर कैसे लेकर जाओगे? मॉरिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, उसे मैं संभाल लूंगा। लेकिन बाहर निकलते समय गेट पर मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। असल में वह मेटल का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर आया था। गार्ड उससे पूछता है, तुम इसे क्यों लेकर जा रहे हो? मॉरिस कहता है, सर, मैंने सोचा था कि इसका इस्तेमाल कपड़े टांगने के लिए किया जा सकता है। गार्ड गुस्से में कहता है, ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, इसे मुझे दे दो। गार्ड मॉरिस की पूरी जांच करता है। इसके बाद वह उसे बाहर जाने देता है। लेकिन मॉरिस सच में बहुत चालाक था। उसने मेटल के 2 टुकड़े चुराए थे। वह एक टुकड़ा हाथ में लेकर आया था, दूसरे टुकड़े को उसने अपने जूते के अंदर छिपा लिया था। वह उस धारदार मेटल से ग्रिल काट देता है। अब गार्ड्स को धोखा देने के लिए उन्हें एक नकली डमी की जरूरत थी। डमी बनाने के लिए उन्हें रंग की जरूरत थी, इसलिए चार्ली गार्ड से कुछ रंग मांगता है। वह कहता है कि उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। गार्ड्स बिना कुछ सोचे उसे रंग दे देते हैं। मॉरिस कई दिनों से कंक्रीट का चूरा इकट्ठा कर रहा था। वह उसे पाउडर बनाता है। दूसरी तरफ जॉन नाई से बाल इकट्ठा करता है। क्लैरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लेकर आता है। सभी चीजें इकट्ठी होने के बाद मॉरिस पानी और पुरानी किताबों का इस्तेमाल करके एक नकली सिर बनाता है। इसके बाद वह उस पर रंग और बाल लगाता है। वह नकली सिर बिल्कुल असली इंसान के सिर जैसा दिखाई देने लगता है।
इसके साथ ही मॉरिस कार्डबोर्ड से दीवार के रंग जैसा एक नकली वेंट बनाता है। इससे कोई भी समझ नहीं सकता था कि दीवार में गड्ढा खोदा गया है। एक रात मॉरिस अकेला नकली सिर बिस्तर पर रखता है। वह उसे गर्दन तक ब्लैंकेट से ढक देता है। इसके बाद नकली कार्डबोर्ड हटाकर टनल से बाहर निकलता है। वह पाइप्स की मदद से धीरे धीरे छत तक पहुंचता है। दूसरी तरफ चार्ली पहरा दे रहा था। छत पर पहुंचकर मॉरिस देखता है कि ऊपर एक लोहे की ग्रिल लगी हुई है, लेकिन कूदने के बाद भी वह उसे पकड़ नहीं पाता। ठीक उसी समय एक गार्ड चार्ली के पास आता है। वह उससे पूछता है, इतनी रात को तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त मॉरिस आज इतनी जल्दी क्यों सो गया? चार्ली कहता है, सर, आज मॉरिस कारपेंट्री का काम करते करते बहुत थक गया था, इसीलिए शायद वह जल्दी सो गया। अचानक गार्ड के हाथ से उसकी छड़ी नीचे गिर जाती है। उसे उठाते समय गार्ड देखता है कि मॉरिस के बाल बहुत अजीब दिखाई दे रहे हैं। चार्ली डर से कांपने लगता है। शायद अब वे पकड़े जाने वाले थे। गार्ड मॉरिस के सेल में जाकर उसके बाल छूता है। तभी मॉरिस कहता है, क्या हुआ सर? क्या मेरे बाल इतने सुंदर हैं? अच्छी किस्मत से मॉरिस सही समय पर नीचे आकर बिस्तर पर लेट गया था। अगले दिन मॉरिस अपने दोस्तों को बताता है कि छत पर बाहर निकलने का एक रास्ता है, लेकिन वह रास्ता लोहे की ग्रिल से बंद है। ग्रिल बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, इसीलिए ग्रिल तक पहुंचने के लिए एक और व्यक्ति की जरूरत होगी। जॉन कहता है, मैंने अपने वेंट को लगभग पूरी तरह खोद लिया है। आज रात मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। रात को मॉरिस और जॉन छत पर जाते हैं। वे ग्रिल को खोलने की कोशिश करते हैं। जॉन देखता है कि ग्रिल बहुत ज्यादा मजबूत है। उसे खोलने के लिए ड्रिल मशीन की जरूरत होगी। अगले दिन कक्षा में सभी लोग व्यस्त थे। तभी मॉरिस की नजर एक छोटे फैन पर पड़ती है। फैन को देखकर उसे लगता है कि इसकी मदद से ड्रिल बनाई जा सकती है। वह इशारे से चार्ली को बताता है कि किसी भी तरह फैन को छिपाकर बाहर ले जाना होगा। चार्ली गार्ड्स की नजरों से बचाकर फैन को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छिपा लेता है। गार्ड्स बॉक्स को अच्छी तरह चेक नहीं करते, वे चार्ली को जाने देते हैं। फैन मॉरिस के हाथ में आते ही वह काम शुरू कर देता है। कई घंटे काम करने के बाद मॉरिस फैन से एक ड्रिल मशीन बना लेता है। उसी रात मॉरिस और चार्ली छत पर जाकर लोहे की रॉड काटना शुरू करते हैं। ड्रिल की आवाज बहुत तेज हो रही थी। आवाज सुनकर एक गार्ड ऊपर आने लगता है, लेकिन तब तक मॉरिस एक रॉड काट देता है। इसके बाद वह ड्रिल बंद कर देता है। आवाज बंद होने के बाद गार्ड इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह वापस नीचे चला जाता है। अब उनके भागने के सभी रास्ते तैयार हो चुके थे। इसके बाद वे तय करते हैं कि मंगलवार की रात वे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल एल्काट्राज से भागेंगे। वह जेल जहां से पहले कोई भी भाग नहीं पाया था। अगले दिन सिनेमा हॉल में उनकी दोबारा मीटिंग होती है। उस समय सभी लोग मूवी देख रहे थे। मूवी की आवाज के बीच मॉरिस जॉन और क्लेरेंस से पूछता है, क्या तुम्हारे वेंट्स तैयार हो गए हैं? वे कहते हैं, हाँ। मॉरिस पूछता है, उन रेनकोट्स का क्या हुआ जिनसे हम ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट्स बनाने वाले थे? वे कहते हैं, सब कुछ तैयार है। हम सभी के नकली सिर भी पूरी तरह तैयार हैं। अब केवल यहाँ से भागना बाकी है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट के समय मॉरिस डक का दिया हुआ फूल टेबल पर रखता है। वार्डन उस फूल को देखकर गुस्सा हो जाता है। वह फूल को मरोड़ कर फेंक देता है। ये देखकर लिटमस बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह फूल उनके दोस्त डक का सबसे पसंदीदा फूल था। डक की मौत हो चुकी थी। लिटमस गुस्से में वार्डन पर हमला करने जाता है। वार्डन ने पहले डक को मानसिक रूप से टॉर्चर करके मार दिया था। अब वह डक के पसंदीदा फूल को भी मरोड़ कर फेंक रहा था, लेकिन वार्डन पर हमला करते समय लिटमस को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। मॉरिस को वार्डन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद चारों उसी रात भागने का फैसला करते हैं। मॉरिस आधी रात होने का इंतजार करता है। उस समय गार्ड्स की निगरानी थोड़ी कम हो जाती थी। रात को इंग्लिश किताब देने के लिए मॉरिस के सेल में आता है। मॉरिस उससे हाथ मिलाकर कहता है, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इंग्लिश समझ जाता है कि शायद मॉरिस ने यहाँ से भागने के लिए बहुत अच्छी योजना बना ली है। अचानक उसी रात वार्डन मॉरिस के सेल की जांच करने आता है। शायद वार्डन को पता चल गया था कि वे यहाँ से भागने की योजना बना रहे हैं। मॉरिस डर जाता है। वार्डन सेल का हर कोना चेक करता है, लेकिन मॉरिस कोई सामान्य कैदी नहीं था। उसने इतनी अच्छी योजना बनाई थी कि वार्डन कुछ भी समझ नहीं पाता। उसने कार्डबोर्ड से वेंट को इतनी अच्छी तरह ढका था कि वार्डन को कुछ दिखाई नहीं देता। वार्डन के वहां से बाहर जाने के बाद गार्ड उसे बताता है कि उसने मॉरिस और चार्ली को पूरी रात बातें करते हुए सुना था। शायद वे कोई योजना बना रहे थे। ये सुनकर वार्डन कहता है, अगले दिन मॉरिस का सेल बदल देना। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर वुल्फ मॉरिस को दोबारा धमकी देता है। वह कहता है, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। मॉरिस हंसकर कहता है, ये गधा सही कह रहा है। आज की रात सच में हमारी आखिरी रात होगी। दोपहर में वुल्फ दोबारा मॉरिस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्लिश वहां आकर मॉरिस को बचाता है। इंग्लिश भी मॉरिस की मदद करना चाहता था, क्योंकि मॉरिस ने इस योजना को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। रात को मॉरिस, जॉन, क्लैरेंस और चार्ली अपने वेंट्स के रास्ते छत पर जाने का फैसला करते हैं। खाने की टेबल पर चार्ली भागने के लिए तैयार था, लेकिन अपने सेल में जाने के बाद वह बहुत ज्यादा डरने लगता है। वह अपना फैसला बदल देता है। तीनों लोग एक साथ छत पर पहुंच जाते हैं।
वे काफी समय तक चार्ली का इंतजार करते हैं, लेकिन चार्ली वहां नहीं आता। वे समझ जाते हैं कि चार्ली अब नहीं आएगा, इसलिए वे उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ चार्ली अकेला बैठकर पछताता है कि उसने इतना अच्छा मौका खो दिया। आखिर में वह हिम्मत करता है। वह वेंट के रास्ते छत पर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अकेले ग्रिल तक नहीं पहुंच सकता था। दूसरी तरफ मॉरिस, जॉन और क्लैरेंस पाइप्स की मदद से नीचे उतर जाते हैं। वे गार्ड्स की आंखों से बचकर आखिरी दीवार पार करते हैं। इसके बाद वे दौड़कर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। वे रेनकोट से बनाई गई ट्यूब बोट में हवा भरना शुरू करते हैं। मुंह से हवा भरने में बहुत समय लग रहा था, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आखिर में वे ट्यूब बोट को पानी में उतार देते हैं। वे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल से भाग जाते हैं। अगले दिन सुबह गार्ड सेल्स की जांच करने आते हैं। वे चार्ली को उसके सेल में भूत की तरह खड़ा हुआ देखते हैं। चार्ली मन ही मन खुद को दोष दे रहा था। अगर उसने पिछली रात थोड़ी हिम्मत करके जेल से भागने की कोशिश की होती तो आज वह आजाद जिंदगी जी रहा होता। गार्ड मॉरिस को आवाज देता है। वह देखता है कि मॉरिस के सेल में नकली सिर रखा हुआ है। यह देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाता है। 3 अलग सेल से 3 कैदी भाग चुके थे। उनके भागने की खबर पूरे जेल में फैल जाती है। पूरी जेल में हंगामा शुरू हो जाता है। वार्डन तक भी यह खबर पहुंच जाती है। वार्डन तुरंत चारों तरफ तलाशी शुरू करवाता है। समुद्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, लेकिन उनकी लाशें भी नहीं मिलती। आखिर में वार्डन समझ जाता है कि शायद वे जिंदा बच गए हैं, लेकिन अपनी नौकरी और सम्मान बचाने के लिए वह रिपोर्ट में लिखने को कहता है कि वे पानी में डूबकर मर गए। लेकिन वार्डन जानता था कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। बड़े ऑफिसर्स वार्डन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वे उससे पूछते हैं, जब वे भाग रहे थे तब क्या तुम सो रहे थे? जेल से भागने की इस घटना के बाद मॉरिस पूरी दुनिया में एक जीनियस चोर के रूप में मशहूर हो जाता है। इस घटना के 1 साल बाद एल्कट्राज जेल को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अब कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि इस जेल से कोई भाग नहीं सकता। इसी के साथ इस सच्ची घटना पर बनाई गई मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी और मॉरिस के जेल से भागने की घटना आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।